स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, जो कि एक गैस्ट्रो फिजिशियन है और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, IBS बहुत ही चर्चित शब्द है वर्तमान में और हमारी जो नई पीढ़ी है वो इससे काफ़ी ग्रसित भी है। आम श्रोता इससे क्या समझे? आम श्रोता सबसे पहले तो ये समझे कि IBS जो है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस बीमारी का जो नाम है, ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। ये कोई आइसोलेटेड बीमारी नहीं है। ये फंक्शनल GI डिसऑर्डर्स यानी कि फंक्शनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आता है। IBS कई सारे लक्षणों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसको एक बीमारी का नाम दिया गया है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है और हमारा जो आंतों की जो संरचना है और उसकी कार्यविधि में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो प्रभावित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। IBS जो है मूल रूप से जो हमारी गट ब्रेन एक्सिस होती है, यानी कि जो हमारे दिमाग का संतुलन, आंतों को जो सिग्नल सेंड करता है, आंतों की फंक्शनैलिटी को जो कंट्रोल करता है, इस एक्सिस का यानी कि इस रास्ते का, जो ये बीच का रास्ता है बिटवीन द ब्रेन एंड द गट, इसको कंट्रोल करता है। और इसी के बिगड़ने से, इसी संतुलन के बिगड़ने से हमें IBS होता है। अब डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि इसका जो इंसिडेंस है कितना है, कितनी परसेंटेज है, प्रतिशत है जिससे हमारी जनसंख्या पीड़ित है? देखिए, कुछ वर्ल्ड WHO की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कहती हैं कि नियरली अबाउट 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन, 10 से 20% हमारी जो पॉपुलेशन है वो IBS से पीड़ित है। कुछ कम सिवेरिटी के साथ, कुछ ज़्यादा सिवेरिटी के साथ। इस 10 से 20% में से भी अराउंड 2 to 3% हैं जिनको ईयरली IBS के एपिसोड्स होते हैं, जिनको ईयरली इस बीमारी से जूझना पड़ता है। यदि हम युवा पीढ़ी की बात करें तो उनमें कितना प्रतिशत हम मान सकते हैं? युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो सबसे, जैसा मैंने ज़रूरी बोला कि IBS का मूल रूप से जो इनकी गट ब्रेन एक्सिस है, उस संतुलन के खराब होने की वजह से ही सबसे ज़्यादा IBS होता है। गट ब्रेन एक्सिस जो है वो सारा का सारा उसका रिलेशन हमारे मेंटल पीस और मेंटल स्ट्रेस से है। क्योंकि युवाओं में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इसलिए युवाओं में IBS का होना इज़ वेरी वेरी कॉमन। दूसरा इसका जो कारण है कि ये युवाओं के बीच में ज़्यादा प्रचलित है, वो इसलिए है क्योंकि जो युवाएं हैं, जो स्पेशली जो घर से बाहर रह के काम कर रहे हैं, जो अपने शहरों से बाहर हैं, जिनकी डाइट ऑल्टर्ड है, उनके बीच में ये और ज़्यादा देखा जा रहा है। सेकेंडली, तंबाकू का और अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों में इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा है। तो ये तीनों जो मूल कारण हैं, उन तीनों ये कारण युवाओं में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए युवाओं में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। जी डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, आपने कार्यक्रम के आरंभ में ही बताया कि ये कुछ लक्षणों का समूह है जिसे हम इस रोग का नाम देते हैं, तो वो प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? देखिए, ये जानने के लिए पहले तो हमें ये जानना है कि IBS की टाइप्स क्या हैं, IBS किन तरीकों का होता है। IBS को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: IBS C टाइप, IBS D टाइप, IBS M टाइप। C टाइप मतलब कॉन्स्टिपेशन, D टाइप मतलब डायरिया टाइप, M टाइप मतलब मिक्स टाइप। तो जो C टाइप वाले पेशेंट्स हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो उनमें ये लक्षण देखे जाते हैं वो है सख्त लेटरिन आना, लेटरिन रोज़ खुल के ना आना, कभी कभी 2 से 3 दिन बाद छोड़ के आना, खाना खाने के बाद पेट का फूलना और लेटरिन के रास्ते में कभी कभार खून आना। IBS जो D टाइप है, उसमें ये देखा गया है कि ये पेशेंट्स वो होते हैं जिन्हें बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार। एक बार में इनकी कंप्लेन रहती है कि भाई एक बार में पेट साफ नहीं हुआ है, खाना खाने के बाद तुरंत लेटरिन का आना, और कुछ सिवियर केसेस में रात को उठ के लेटरिन जाना, नींद से उठ के लेटरिन जाना, वो एक सिवियर फॉर्म ऑफ IBS में आता है। IBS तीसरी श्रेणी है IBS M टाइप। इसमें दोनों के मिक्स सिम्टम्स देखे जाते हैं। कभी पेशेंट को लूज मोशंस होंगे, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी पेट दर्द होगा, और जो इसके बावल हैबिट्स हैं वो बीच बीच में ऐसे पेशेंट्स के ऑल्टर होते रहते हैं बिटवीन कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। जी, तो आपने ये 3 प्रकार बताए, जिसमें पहला आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन, और दूसरा D टाइप, और तीसरा आपने M टाइप बताया। तो अब हम जानना चाहेंगे कि वो कब आती हैं परिस्थितियां जब डॉक्टर के पास जाना होता है? क्या मरीज स्वयं में इसको डायग्नोज कर सकता है? एक पेशेंट सबसे पहले तो ये चीज़ को डायग्नोज करे कि मेरे को IBS ही है
या मुझे आईबीएस से रिलेटेड कोई और बीमारी है। आईबीएस को डायग्नोज करने के लिए कुछ सबसे ज़रूरी एक क्राइटेरिया है, हम इसे अपने मेडिकल टर्म्स में इसको रोम 4 क्राइटेरिया कहते हैं। रोम यानी कि रोम ROME, 4 मतलब 4 न्यूमेरिक 4। तो ये रोम 4 क्राइटेरिया है जो एक 3 पॉइंट्स हमें देता है जिसके आधार पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमें आईबीएस ही है या कुछ और है। क्योंकि आईबीएस इतना कॉमन और इतना मतलब इसका जो सामाजिक प्रचलन है वो इतना बढ़ चुका है कि बहुत बार हम और ख़तरनाक बीमारियों को भी आईबीएस समझ के उसको अंडर ट्रीट करते हैं और डॉक्टर पे नहीं जाते हैं। तो जो ये रोम 4 क्राइटेरिया है ये बेसिकली ये बताता है कि जो हमारा इसके 3 पॉइंट्स हैं यानी कि सबसे पहले कि जो पेट का दर्द है वो किन किन एक्टिविटीज़ से बदल रहा है। जी। सबसे पहले जो पेट का दर्द है वो लेटरिन जाने से उसका संबंध है कि नहीं है, लेटरिन जाने के बाद वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कम भी हो रहा है या बढ़ रहा है तो भी हम इसको पॉइंट को पॉजिटिव एक साइन मानते हैं। सेकंड साइन है कि जो हमारी स्टूल फ्रीक्वेंसी है, अगर हम ज़्यादा जाते हैं तो पेट दर्द होता है या कम जाते हैं तो पेट दर्द होता है। अगर हमारा पेट दर्द हमारी स्टूल फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, अगर नहीं होता है तो नेगेटिव माना जाता है। थर्ड साइन है हमारा कि हमारे पेट दर्द से स्टूल फॉर्मेशन का क्या लेना देना है। भाई जब अगर लेटरिन पतली हो रही है तो क्या पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है, लेटरिन सख्त हो रही है तो क्या पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है। अगर ये चीज़ पॉजिटिव है मरीज़ में, जो मरीज़ जिसको पेट दर्द हो रहा है अगर उसका पेट दर्द पतली लेटरिन से बढ़ जाता है तो ये पॉइंट पॉजिटिव आता है। तो जो ये 3 मुख्य पॉइंट्स मैंने बताए इसमें से अगर कोई भी 2 पॉजिटिव हो, यानी कि अगर टू समराइज इट कि हमारा पेट दर्द हमारे लेटरिन जाने से बढ़ रहा है या घट रहा है, लेटरिन के गाढ़ेपन से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या तीसरी बात लेटरिन की फ्रीक्वेंसी से, मात्रा से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर हमारा पेट दर्द इन तीनों में से किसी भी पॉइंट के साथ चेंज हो रहा है तो ये क्राइटेरिया पॉजिटिव माना जाता है और हम अपना डायग्नोसिस खुद बना सकते हैं कि हमें आईबीएस है। जी। क्या आईबीएस किसी और बीमारी का लक्षण भी हो सकता है? आईबीएस एक सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी का लक्षण होता है, उसको कहते हैं आईबीडी। ये दोनों बीमारियों के जो शुरुआती लक्षण हैं काफ़ी हद तक सेम होते हैं। आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, आईबीडी एक पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब आईबीडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका एक मुख्य कारण है, जिसका एक टाइमली उपचार होना चाहिए या जिसका उपचार ना करने से बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो मरीज स्पेशली जिनको रात को नींद से उठ के लेटरिन जाना पड़ रहा है, उनको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए या इस बात को अंडर प्ले नहीं करना चाहिए कि हमें आईबीएस है। अगर आपको रात को उठ के लेटरिन जाना पड़ रहा है तो कभी कभी आईबीडी के भी लक्षण हो सकते हैं। या अगर आपको बार बार काली लेटरिन आ रही है। नंबर 3, अगर आपकी लेटरिन में बार बार खून गिर रहा है, या आपको बार बार उल्टियां आ रही हैं, या आपका लगातार वजन कम होते जा रहा है, या आपको भूख कम लगने लगी है, खाना खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा है, तो जो ये कारण होते हैं ये आईबीडी के लक्षण भी हो सकते हैं। बाकी आईबीएस इसके अलावा लिवर सिरोसिस का भी लक्षण हो सकता है। जो लिवर सिरोसिस के मरीज होते हैं उनको भी शुरुआती दौर पे लेटरिन का ज़्यादा आना, कभी कभी लेटरिन सख्त आना, कभी कभी बार बार लेटरिन आना भी होता है। तो अगर आपको जो आपकी सिवियरिटी है विद टाइम बढ़ रही है या आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी भी ज़्यादा हो रही है तो इसमें डॉक्टर की कंसल्ट ज़रूरी है, ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आईबीएस है या ये और कोई खतरनाक बीमारी है। जी। तो इसको किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जाना नहीं चाहिए। करना चाहिए। जी। अब हम इलाज की बात करते हैं डॉक्टर साहब। किस तरह से आप एक मरीज जो आपके पास आता है उसका उपचार करते हैं? सबसे पहले आईबीएस का कोई भी मरीज आएगा, जैसे मैंने बताया आईबीएस एक डायग्नोसिस नहीं होती, एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। मतलब अगर मेरे सामने 6 बीमारियां हैं, मैंने उनमें से 5 रूल आउट कर ली हैं, तब मैं मरीज को कहता हूं कि इसको आईबीएस है। जी। जब तक मैं वो और 5 बीमारी को ना रूल आउट कर लूँ मैं आईबीएस नहीं कहता। तो जब तक ज़्यादातर आईबीएस के जो मरीज जो एक डॉक्टर डायग्नोसिस बनाएगा वो उन मरीजों की डायग्नोसिस बनाएगा जिनके कई सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड हो गया, हीमोग्लोबिन की जांच हो गई, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गए, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गए, एंडोस्कोपी होगी, कोलोनोस्कोपी, जब ये सब पेशेंट का हो चुके हों, तो जब हम एक बार आईबीएस की डायग्नोसिस बना लें कि भाई इस पेशेंट को एक फंक्शनल डिसऑर्डर है रादर देन अ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ऐसे में जो इलाज शुरू होता है, सबसे पहले पेशेंट का एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये गट ब्रेन एक्सिस से इसका सीधा लेना देना है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस
से हम पहले ये जाने कि क्या ये मरीज़ मानसिक रूप से परेशान है, क्या ये डिप्रेशन में है, क्या ये पेशेंट एक्सेसिव स्ट्रेस ले रहा है, क्या इस मरीज़ को ओसीडी है। तो इन सब मानसिक परेशानियों की जो छाया है, क्या वो आईबीएस के ऊपर पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। जब एक बार ये कंफर्म हो जाए तो उस मानसिक रोग का भी साथ में इलाज होता है। ज़्यादातर जो आईबीएस सी टाइप के मरीज़ होते हैं उनको हम भूसा देते हैं, जिसको हम जो बाजार में भी इसबगोल की भूसी मिलती है जिससे ये आंत का एक्सेसिव पानी एब्जॉर्ब करती है। लेट्रिन सुबह सुबह खुल के और एक स्मूथ लेट्रिन होती है। हम कुछ आईबीएस के मरीजों को जिनको और सिवियर होती है, आंत का चलन बढ़ाने के लिए भी दवाइयाँ देते हैं, ताकि जो हमारा प्रोपेल्शन है स्टूल का, जो ऊपर से पीछे के रास्ते से निकलना है, वो फास्ट हो सके और पेशेंट का पेट खुल सके। जो पेशेंट अधिकतर जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होते हैं वो आईबीएस डी के मरीज ज़्यादा होते हैं। ऐसे मरीजों को हम आंत का चलन कम करने की दवाई देते हैं, कुछ प्रोबायोटिक्स देते हैं, कुछ हम ऐसे में इनको एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं, जिनका एक सेकेंड इफेक्ट, एक मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट बावल के भी ऊपर, मतलब आंत के ऊपर भी होता है। जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे आधुनिक पीढ़ी की और युवाओं की बात कर रहे थे, आपने कहा कि उनका चूंकि कार्य क्षेत्र बाहर है और स्ट्रेस भी है, खान पान में भी अंतर है, तो क्या सलाह है आपकी ऐसे युवाओं को? मेरी उस हर आदमी से यही सलाह है जो अपने घर से बाहर रह रहा है, जिसके ऑल्टर्ड ईटिंग हैबिट्स हैं, जिसकी वजह से उसका ऑल्टर्ड बावल हैबिट है। जब हम खाएंगे सही नहीं तो हम मल भी ठीक से नहीं निकाल सकते। तो मेरी उस हर आदमी को यही सलाह है कि पहले अगर आपको ये इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो पहले अपनी जीवन शैली को सुधारिए। पहले अपना खान पीन एक रेगुलर पैटर्न पे लाइए, यानी कि सुबह 9 बजे, दोपहर के 2 बजे, रात के 8 बजे, जो ये एक रेगुलर 6 आवरली जो हमारा डाइट प्लान है, पहले इसको फॉलो करें। एक होलसम डाइट लें, ठीक है, एक पौष्टिक डाइट लें जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, रफेज की मात्रा, फैट की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा बराबर हो, जिसमें से प्रोटीन करीबन 15%, फैट 20%, 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी के 10-15% रफेज। ये हमारा इस रेशो में हम अपने पोषण को डिवाइड करें। खास तौर पे उन युवाओं को जो जिम जाते हैं कि एक्सेसिव प्रोटीन ना लें। भाई दिन में 8-8, 12-12 अंडे जो युवाएं ये इतने हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं वो पहले छोड़ें, क्योंकि उसका भी डायरेक्ट रिलेशन आपके आईबीएस के साथ है। और पहले ये चीज़ करें, अगर आपको कोई मानसिक रूप से तनाव है या आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट से मिलें। जब ये सब करने के बाद भी अगर आपके सिम्टम्स में करीबन 70 to 80% लोगों के रिलीफ आ जाएगा। अगर सिम्टम्स में रिलीफ नहीं आता है तो डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें। जी, डॉक्टर साहब, रफेज की बात की तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो फाइबर जिसे कहते हैं ये क्या है, आमतौर पर हम समझें कि फाइबर रिच डाइट क्या होती है। फाइबर वो हर खा सकने वाली चीज़ जो आदमी ना पचा पाए है। अगर मैं इसको एक सेंटेंस में समराइज़ करूं, जैसे पपीता हो गया, उसमें सेल्यूलोज होता है, तो वो फाइबर है, वो हम बचा नहीं सकते। हम जैसा जैसा खाते हैं वैसा वैसा हमारे मल से लग के बाहर आ जाता है। तो ये हमारी डाइट है उसको वॉल्यूम देता है, उसको एक आधार देता है। हाँ, उसकी संख्या, उसकी मात्रा बढ़ा देता है। हाँ, व्हीकल है ये, बेसिकली हमारे मल का व्हीकल फाइबर है। तो फाइबर उस हर चीज़ में है जो सिंपल में बोलूँ तो जो कच्ची खाई जाती है, जो हम हर इंडियन हाउस होल्ड में कच्ची खाई जाती है। प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, सलाद पत्ता, ये वो सारी चीज़ें जो हम कच्ची खा सकते हैं। तो फाइबर उस हर चीज़ में है जो हम कच्ची खाते हैं। अनाज की हम बात करें तो अनपॉलिश्ड राइस में फाइबर है, मोटे गेहूं में फाइबर है, मोटे चावल में फाइबर है, ये चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक हेल्दी लाइफ के लिए और एक हेल्दी और प्रॉस्पेरस लाइफ के लिए आपका हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आदमी पूरी ज़िंदगी हर चीज़ के बारे में सोचता है हेल्थ के अलावा, और जब हेल्थ ख़राब हो जाती है तो हेल्थ के अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। तो हमें अपने आप को उस एक ख़राब कंडीशन में पहुंचने से रोकना है। टाइमली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की हमें ओपिनियन लेनी है और टाइमली डिजीज़ मैनेजमेंट करना है, और इग्नोरेंस वाली लापरवाही से हमें बचना है। जी, तो डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, आज आप इस कार्यक्रम में आए और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।